कैसे हैं दोस्तों। विपक्ष के अपना गठबंधन बना लेने के पीछे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एकजुटता की पहल शुरू की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में जो भी हुआ वह नीतीश कुमार के लगातार किए गए प्रयासों का ही नतीजा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने इस एकजुटता की शुरुआत में ही ये सबको बता दिया था कि उन्हें किसी भी बड़े पद की लालसा नहीं है। वह सिर्फ देश के मौजूदा हालत को बदलने के लिए सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर सोनिया गांधी ने भी सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। वह पटना में हुए पिछले महीने के विपक्षी सम्मेलन में शामिल तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे बहुत सारा काम किया और इस बार बंगलौर की बैठक में भी वो शामिल हुई। दरअसल जब भी राजनीतिक दलों की ऐसी महाजुटान होता है तो वह एक ऐसे किरदार की तलाश करती है जो खुद किसी पद का उम्मीदवार ना हो और उसकी बात सभी माने और वह सबको जोड़े रखने का प्रयास कर सके। बतौर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का विपक्षी दलों में बहुत बड़ा सम्मान है और इसी वजह से वह इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार भी हुई। यह फैसला वैसे उनके लिए आसान नहीं था और इसका कारण केवल उनकी सेहत नहीं थी, बल्कि इसका एक राजनीतिक कारण भी था। दरअसल सोनिया गांधी चाहती थी कि गठबंधन में सबको जोड़ने का काम राहुल गांधी करे, मगर विपक्ष के नेताओं के साथ अभी भी राहुल गांधी का वैसा संवाद और वैसा तालमेल अभी तक नहीं हो पाया है और इस कारण सोनिया गांधी ने पर्दे के पीछे से बहुत बड़ी भूमिका निभाई और एक साथ बहुत सारे राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे लाने का काम किया। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और सोनिया गांधी का बहुत बड़ा हाथ रहा और इस मीटिंग में एक 11 मेंबर्स की टीम को बनाने का फैसला हुआ। यही 11 मेंबर्स की टीम सारे राजनीतिक दलों के पूरे कोऑर्डिनेशन का काम संभालेगी और ये दिल्ली में बैठेगी और दिल्ली में इसके लिए एक सचिवालय बनाया जाएगा। विपक्ष के कई नेताओं की तो ऐसी भी राय है कि सोनिया गांधी को पर्दे के पीछे से नहीं, पर्दे के सामने आकर गठबंधन की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी के सामने एक व्यक्तिगत दुविधा है कि अगर वह किसी ऐसी समिति का अध्यक्ष बनती हैं तो उसमें राहुल गांधी के लिए कोई भी भूमिका नहीं बचेगी और सोनिया गांधी ये नहीं चाहती। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। बेंगलोर में हुई बैठक में कांग्रेस ने एक और बड़प्पन का काम किया। गठबंधन का नाम इंडिया रखने का विचार कांग्रेस का ही था, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय ममता बनर्जी को दे दिया और ऐसी बातों का गठबंधन में एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे छोटे छोटे दलों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको तवज्जो दे रहे हैं ताकि तालमेल में एक स्थिरता रहे और किसी भी तरह का मतभेद या मनभेद ना हो। राजनीति में जब भी राजनीतिक दलों के बीच संवाद होता है तो उसमें या तो चीजें आगे बढ़ती हैं या फिर उनके संबंधों को झटका लगता है। इस लिहाज से ऐसे माहौल के बीच जहां विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, विपक्ष के लिए आपसी मनमुटाव को कम करके आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी ही चुनौती भी है और उपलब्धि भी है। ममता बनर्जी का सौहार्दपूर्ण माहौल में हिस्सा लेना और उनको इंडिया नाम का श्रेय देना ऐसा ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली के जो ऑर्डिनेंस का मामला है वो भी जोर शोर से उठेगा। इसीलिए कांग्रेस का समर्थन मिलने से आम आदमी पार्टी को भी राहत मिली है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी पूरे मन से मीटिंग में शामिल हुए। अब दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में गेंद सरकार के पाले में आ गई है और इस तरह के और भी कई मामले हैं जिसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। इनमें महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला भी शामिल है, जिस पर स्पीकर को 10 अगस्त को फैसला लेना है। अभी आने वाले समय में ऐसे कई और घटनाक्रम सामने आएंगे।
विपक्षी दलों के गठबंधन का अगर इतिहास देखा जाए तो उनकी एकता चुनाव से पहले या चुनाव के बाद देखने को नजर आती है। जैसे इमरजेंसी के समय 2-3 महीने में ही बहुत सारे राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और उन सब ने लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। ऐसे ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में भी जो यूपीए बना वह 2004 के चुनावों के बाद बना था। ऐसे ही 1996 में भी जो संयुक्त मोर्चा गठबंधन बना था वह भी बहुत तेजी से जोड़ तोड़कर बनाया गया था। इस बार भी चुनाव आते आते बहुत सारी घटनाएं तेजी से बदलेंगी क्योंकि चुनावों में अभी समय है। इसी प्रकार से अभी विपक्ष की एकजुटता के रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में गैर कांग्रेसी दल जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी कई दल उन चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर ये दूसरे दल कांग्रेस के साथ प्रतियोगिता करते हैं तो इससे विपक्षी एकता को भी खतरा होगा। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के साथ ही बने रहते हैं और बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के साथ ही गठबंधन मजबूत बना रहता है तो इससे एनडीए के लिए भी काफी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य बहुत बड़े हैं और इन दोनों में मिलाकर 88 लोकसभा सीट्स हैं। जैसे विपक्षी दलों ने इंडिया बनाया है वैसे ही बीजेपी भी अब अपने एनडीए के कुनबे को साधने पर लगी है और इसीलिए उसने बेंगलोर की विपक्षी मीटिंग के साथ ही दिल्ली में अपनी एनडीए की मीटिंग करी और उसमें अपने सारे पुराने जितने भी दल थे उनको बुलाने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी उनके कई ऐसे दल थे जो अभी भी उनके साथ नहीं आए या फिर दोनों ही गठबंधन से अलग है। जैसे शिरोमणि अकाली दल, वो पंजाब की सारी सीटों पर खुद ही लड़ना चाहती है। जैसे बीएसपी, जैसे बीजू जनता दल, जैसे बीआरएस तेलंगाना की, ये सारे ही दल अभी भी सारी स्थिति को भांप रहे हैं और देख रहे हैं कि हम किसी भी तरफ जाएं या फिर अभी बिल्कुल बीच में रहें। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी संसद और संसद के बाहर दोनों ही जगह ये कहती रहती है कि केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी ही सब पर भारी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात खुद कही है। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में कही जाती थी। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी अकेले ही सब पर भारी हैं तो उन्हें 38 पार्टियों की बैसाखी लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों उनको जोड़ा गया? क्यों बरसों बाद एनडीए के कुनबे को एक साथ बुलाया गया? 18 जुलाई की दोनों मीटिंग्स, बेंगलोर में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग और दिल्ली में हुई एनडीए की मीटिंग, ये बताती हैं यदि विपक्ष में भी घबराहट और चिंता है तो सत्ताधारी दल में भी वैसे ही आत्मविश्वास की कमी है। इसीलिए उसने 38 दलों को जुटाकर अपना बल दिखाने की कोशिश करी। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अगर बीजेपी को लगता है कि एक ही व्यक्ति काफी है तो यह सब क्यों किया? सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब आगे कैसी लड़ाई होगी, क्या क्या घटनाक्रम बदलेंगे, कैसी परिस्थितियां आएंगी, ये हम आगे देखेंगे। आप बताइए अभी किस पे कौन भारी पड़ेगा, ये मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।